नमस्कार बच्चों। देखिए, आपका प्राइमरी एक्टिविटी चल रहा है चैप्टर, उसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने मिक्स्ड फार्मिंग तक पढ़ चुके थे आप कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या है ना। इसमें इन दिस टाइप ऑफ आपके जो है एग्रीकल्चर्स फूडर क्रॉप्स आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, है ना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेयरी फार्मिंग। डेयरी कृषि क्या है, किसे कहते हैं? डेयरी फार्मिंग इज द मोर इम्पोर्टेंट। डेयरी फार्मिंग क्या है, किसे कहते हैं, अर्थात किस पर आधारित होती है? ये विशेषकर दूध पर। डेयरी फार्मिंग्स की जो विशेषता है तो ये है कि ये ऐसे पशुओं के पालन पोषण पर विशेषकर बल दिया जाता है जो दूध देते हो। मिल्क जिसको बोलते हैं, मिल्क, दुधारू। तो डेयरी फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, मिल्क एनिमल्स आर द टाइप ऑफ डेयरी फार्मिंग। मिल्क एनिमल्स आर द टाइप ऑफ डेयरी फार्मिंग। दुधारू पशु इस उद्योग का प्रकार है। इट इज हाईली कैपिटल intensive. It is highly capital intensive, means more capital are required for this type of farming. यदि हमें इस तरह की खेती करनी है तो हमें एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की आवश्यकता पड़ती है। मोर कैपिटल आर रिक्वायर्ड, अर्थात कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज हाई। अगर आप ये चाहें कि मैं काम कर लूँ 2 रुपये लगा करके, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज हाई, एक बड़ी मात्रा में आपको धनराशि खर्च करनी होगी, तभी आप इस प्रकार की एग्रीकल्चर, इस प्रकार की फार्मिंग को कर सकते हैं। एनिमल शेड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर फूडर, फीडिंग एंड मिल्चिंग machines add to the cost of dairy farming. Many things are required. For examples, आपके जो है मशीन्स की आवश्यकता पड़ती है। स्टोरेज फैसिलिटीज, आपने दूध निकाल दिया, ऐसे गर्मियों के समय में तो 2 घंटे के बाद ख़राब हो जाता है। अगर आप इस तरह की फार्मिंग कर रहे हैं, आपके पास 100 गायें या भैंस हैं, उनका दूध निकालने के लिए आपको बाहर भेजना है या उनको अदर्स प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज आर वेरी नेसेसरी। तो एनिमल शेड्स, एनिमल को धूप में नहीं रह सकते आपकी तरह उनको भी एक गुड जो सिचुएशन से, कंडीशंस है, अच्छी दशा है, वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी उनको आप बांध दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एनिमल शेड्स, स्टोरेज फैसिलिटी फॉर फूडर, फीडिंग एंड मल्चिंग मशीन एट द ऑफ कॉस्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग। स्पेशल केयरिंग ऑन कैटल, हियर स्पेशल केयरिंग, अच्छी देखभाल, विशेष देखभाल, जैसे आपका टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उसी तरह से उनको टाइम टू टाइम उनका भी चेकअप जरूरी है। मीन्स उनके जो पैर होते हैं उसमें कई बार बीमारी लग जाती है, तो विशेषकर आपको उनका ध्यान रखना है ना। ध्यान रखना है कि वो बीमारी से न लगे। एक छोटा सा इस तरह का गड्ढा बना करके, है ना, उसमें दवाई डाल के, पानी डाल के, उसमें से दिन में उनको निकालना चाहिए,
ताकि किसी भी तरह की बीमारी उनके खुरों में पैरों में न लग पाए। तो स्पेशल केयरिंग ऑन कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड वेटनरी। हेल्थ केयर जैसे स्वास्थ्य की है, भाई गाय ये भैंस खाना नहीं खा रही है, सुस्त है, क्यों है, तो हेल्थ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, है ना। स्पेशल अटेंशन ऑन ब्रीडिंग, उनकी प्रजनन पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए, है ना। कैसे नहीं, कई बार आपके जो है कहीं गाय भैंस टाइम टाइम पर आपके जो है वो अपने बच्चे देते हैं, तो कहीं 1 साल तक आपके जो देती हैं, उसके बाद कई दिन तक आपको जो है नहीं तो दूसरा बच्चा होता है और नहीं वो जो है दूध देती है। तो स्पेशल आपके जो है कैटल ब्रीडिंग, आपके जो है ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड वेटनरी पर इसका विशेषकर ध्यान दिया जाना चाहिए। देयर इज नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर एज इन द केस ऑफ क्रॉप राइजिंग। जैसे अगर आपने गेहूँ बो दिया है, चावल बो दिया है, मक्का बो दिया है, उसको बोने के बाद जब तक वो पकती है आपको वेट करना पड़ता है, और जब आप उसको काट लेते हैं तो फिर आप फ्री हो जाते हैं। बट इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग देयर इज नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर। आप पूरे साल भर उसमें लगे रहते हैं। यू आर इंगेज थ्रू आउट द ईयर्स एज इन द केस ऑफ क्रॉप राइजिंग। इट इज प्रैक्टिस्ड मेनली नियर द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। इसकी विशेषताएं हैं आपके जो है कि इस तरह की फार्मिंग आप कहाँ करनी चाहिए, आपको किन एरियो में करनी चाहिए। तो इट इज प्रैक्टिस मेनली नियर द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। जो अर्बन एरिया है जिनमें नियर अर्बन, और औद्योगिक एरिया है जो सेंटर है, उनके पास में दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस शुड बी डन, ताकि आप अपने प्रोडक्ट आसानी तक मार्केट तक ले जा सकें, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी नुकसान नहीं हो। which provide neighborhood market for fresh milk and dairy products. Here dairy products जैसे चीज़ है, मक्खन है, पनीर है, बहुत सारे जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स आप उनसे तैयार कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। तो विच प्रोवाइड neighborhood market for fresh milk and dairy products। जितने भी मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स के अंदर इतनी गाय भैंस नहीं है कि उस सिटी के लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। These products come from the nearby area, from the village। जो आसपास के एरिया होते हैं, गांव होते हैं, उनसे इनको ला करके जो अर्बन वासी होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन एंड अदर आपके जो प्रिवेंशन प्रोसेस हैव इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स। रेफ्रिजरेटर की सुविधा होनी चाहिए, जैसे भी आपको बता कर आदमी होना चाहिए। गुड ट्रांसपोर्ट, अच्छा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जल्दी से आपको जो है उनको भेजा जा सके, है ना। तो these facilities increase the duration of storage of various dairy products। ये उनके जो विभिन्न प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे भी आपने बताया जो उससे बनते हैं, चाहे वो आप मक्खन बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, है ना, जितने भी सारे उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये आपको जो है बढ़ा देते हैं। देयर आर 3 रीजन्स ऑफ कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग इन द वर्ल्ड। कुछ आपके जो है देशों का विकास डेयरी फार्मिंग के कारण ही हुआ है। तो वर्ल्ड के अंदर देयर आर 3 इम्पोर्टेंट रीजन्स वेयर आपके जो है डेयरी फार्मिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वहाँ के लोग आपके जो है वहाँ के
देश का जो विकास हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड का विकास हुआ है वो डेयरी फार्मिंग के कारण ही हुआ है। डेयरी फार्मिंग वहाँ बहुत मात्रा में आपको जो है। तो यहाँ से देखेंगे 3 रीजन्स आपके इस वर्ल्ड के अंदर 3 रीजन्स कौन से हैं। ये वर्ल्ड है आपको जो है। फर्स्ट रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, जैसे भी आपको बताया था ये एरिया अगर आप जो देख रहे हैं ये यूरोप है, समझे कि नहीं। तो नॉर्थ वेस्ट ऊपर की साइड्स का ये हिस्सा, नॉट नीचे का बल्कि ये आपके जो है हिस्सा। तो फर्स्ट रीजन इज नॉर्थ वेस्ट यूरोप इज फेमस फॉर द कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग। ठंडा भी है, जैसे कि आपको बताया, अगर उत्पाद आपने बगैर रेफ्रिजरेटर के रख दिया तो कई देर तक रखा जा सकता है। दूसरा कनाडा, 3 अभी आपको बताए थे, ये बीच में यूएसए और ऊपर आपके कनाडा। सेकंड रीजन इज कनाडा एंड थर्ड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। फिर ये आपके जो है ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्टर्न, ये आपके जो है इस साइड का साउथ ईस्टर्न, उस साइड का हिस्सा आपका जो है ये साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आल्सो, है ना, न्यूजीलैंड से आल्सो। तो दीज आर 3 इम्पोर्टेंट 3 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर फेमस फॉर द कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग। कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है। नेक्स्ट मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, भूमध्य सागर, है ना। भूमध्य सागर देखिए ये आपके जो है मेडिटेरियन सी मीन्स इधर ये रेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप। तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, भूमध्य सागरीय कृषि, अर्थात आपके जो है जो इसके कोस्टल एरिया पर, ये अगर यहाँ से ये आप देख रहे हैं, इधर ये देख रहे हैं, जो खेती की जाती है उसको हम मेडिटेरियन सी एग्रीकल्चर, भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। इसको भूमध्य सागरीय कृषि क्यों कहते हैं, क्या कारण है? इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, है ना, क्योंकि दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस डन नियर द मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर्स कहते हैं इसको, आपके जो है व्यापारिक खेती। इट इज प्रैक्टिस इन द कंट्री ऑन इंटर आइदर साइड ऑफ मेडिटेरियन, जैसे भी आपको मैंने बताया था आपके जो है दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस इन द कंट्री ऑन इंटर अदर साइड, ये इंटर साइड बोथ ऑफ द यूरोप एंड अफ्रीका, है ना, इन यूरोप एंड इन द नॉर्थ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका हो, ये नॉर्थ अफ्रीका हो, तो कौन सी साइड? साइड ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। साउथ कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, वेयर इज द चिली? चिली इज द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका का कंट्री है आपके जो कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। साउथ अफ्रीका का कौन से पार्ट की बात हम आपको जो कर रहे हैं? साउथ वेस्टर्न पार्ट, है ना, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, इस साइड की आपकी जो है हम बात करते हैं। इसी प्रकार से साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्टर्न, ये आपका वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ भी आपके जो खेती की जाती है उसका क्या नाम है? आपके मेडिटेरियन सी है। तो ये तो मेडिटेरियन सी के नज़दीक है नहीं, जैसे भी आपको बताया था, ये इसके सी के पास में की जा रही है और इसलिए हमने इसको मेडिटेरियन सी के दिया। परंतु दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस डन इन ऑस्ट्रेलिया, इन स्पेशली आपको जो है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो फिर इसका नाम आपको जो है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर से क्यों पड़ा?
बिकॉज आपके जो है जो यहाँ खेती की जा रही है उसकी विशेषताएं इससे की मिलती, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम भी आपको जो है वो क्या पड़ गया, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर पड़ गया है। विटिकल्चर्स और ग्रेप्स कल्टीवेशन इज ए स्पेशलिटी ऑफ मेडिटेरियन रीजन, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस रीजन, स्पेशली आपके जो है ना ग्रेप्स, अंगूरों की खेती आपकी की जाती है ना। बेस्ट क्वालिटी वाइन इन द वर्ल्ड विद डिफरेंट फ्लेवर्स, जो विश्व की अच्छी वाइन है, शराब है ना, विद डिफरेंट फ्लेवर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स, वो यहाँ पैदा की जाती है। दिस रीजन आल्सो प्रोड्यूस ऑलिव एंड फिग्स, ऑलिव एंड फिग्स, अंजीर, समझे कि नहीं, जैतून, ऑलिव आपका जो है जैतून का तेल जिसको आप बोलते हो, उस जैतून को और अंजीर की खेती भी इस क्षेत्र में की जाती है। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, मार्केट गार्डनिंग, गार्डनिंग क्या है, किसे कह रहे हैं, एंड हॉर्टिकल्चर, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइज इन कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स एज वेजिटेशंस, है ना, मीन्स दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर्स मोस्टली वेजिटेशंस आर ग्रोन, ज़्यादातर हम किस तरह की आपके जो है फसलों को उगाते हैं, वेजिटेशंस के नाम से जानते हैं। मार्केटिंग गार्डनिंग, मार्केटिंग गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, है ना, ये दिया गया। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर जैसे भी मैंने बताया था कि दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन विशेष स्पेशलाइज्ड इन द हाई वैल्यू क्रॉप्स, हाई वैल्यू क्रॉप्स है वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट्स आपके जो है जिसका उत्पादन करते हैं। सबसे पहले है वेजिटेशन, सब्जी, दूसरा फ्रूट्स, है ना, और तीसरा फ्लावर्स। इसमें स्पेशली आप जो है जैसे कहते हैं कि क्या कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, तो आप साग सब्जियाँ ही उगाते हैं, है ना, एक आधा पौधा आपने किसी फल का लगा लिया। तो हियर्स आपके जो है मार्केटिंग गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर में आपके जो है स्पेशली वेजिटेशन, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स सोले फॉर द मार्केट्स, मार्केट के अंदर आपके जो ये बेची जाती हैं। फार्मर्स आर स्मॉल एंड आर लोकेटेड हियर, देयर आर गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक विद द अर्बन सेंटर। फार्म्स आर स्मॉल, जो फार्म्स हैं छोटे छोटे कहना चाहिए, उनके जो साइज है, साइज ऑफ द फार्म्स आर वेरी स्मॉल, और वो कहाँ स्थित होते हैं, कैसी जगहों पर उनको स्थित किया जाता है, आर लोकेटेड हियर, देयर आर गुड ट्रांसपोर्टेशन, है ना, उन छोटे छोटे फार्मों को ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी उपलब्ध होती है, और वो ट्रांसपोर्टेशन किससे जुड़ा होना चाहिए, लिंक विद द अर्बन सेंटर से आपके जुड़ा होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड, जो अधिक सघन वाले क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप, इंडस्ट्रियल एरिया वेयर मैनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, दैट एरिया इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रीजन, है ना, आप उसे इंडस्ट्रियल रीजन्स के नाम से जानते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड, इन वेल डेवलप्ड इन द डेंसली पॉपुलेटेड आपके जो है स्पेशली नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मेडिटेरियन रीजन्स। ये कुछ रीजन्स हैं आपको जो है पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स आपके। अगर मैं आपको फिर दोबारा से एक बार रिमाइंड दिला देता हूँ, तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डन इन मोस्टली
पॉपुलेटेड एरिया, स्पेशली इंडस्ट्रियल रीजन, है ना। जो इंडस्ट्रियल रीजन है, नॉर्थ वेस्ट आपको सेम वही आता है, नॉर्थ वेस्ट आपके जो है यूरोप, वहाँ से भी इस तरह की आपके जो है खेती की जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, जिसकी आप जो है बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न, है ना, ईस्टर्न, ये भी आपके जो है इसमें भी सबसे ज़्यादा इसी तरह की खेती की जाती है। वेजिटेशंस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आल्सो ग्रोन इन दिस एरिया में की जाती है। इसी तरह से आपके जो है अमेरिका एंड मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन रीजन नियर द मेडिटेरियन सी, इनमें भी आपके जो है जो गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर वगैरह जो वो उगाए जाते हैं। रीजन्स वेयर आपके फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, द फार्मिंग इज नोन एज द ट्रक फार्मिंग। दिस इज द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रक फार्मिंग, है ना। जब टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। ओनली आपके जो है वेजिटेशंस आर ग्रोन इन दिस रीजन्स, दे आर स्पेशलाइज फॉर ग्रोइंग द वेजिटेबल्स। केवल सब्जियों को उगाने के लिए वो दक्षता हासिल उन्होंने की हुई है, और इसको क्योंकि उस सब्जी को दे आर लोकेटेड नियर द अर्बन एरियाज आपके जो है, और दिस वेजिटेशंस कैरी फ्रॉम आपके जो है प्रोडक्शन एरिया टू मार्केट में बाई ट्रक, है ना। उस क्षेत्र से वो सब्जी को वो ट्रकों के माध्यम से मार्केट तक ले जाया जाता है, इसलिए दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग, है ना। इसलिए इस तरह की खेती को हम उसको ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो दिस रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, वो वेजिटेबल्स उगाता है, द फार्मिंग इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग है, सहकारी कृषि, सहकारी कृषि किसे कहते हैं, नेक्स्ट आपको जो है दिस इज द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी कृषि, इसके नाम से ही आपको मालूम हो जाना चाहिए, कोऑपरेटिव, है ना, मीन्स इट इज ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स, एक किसानों का आपके जो समूह है। फार्मर्स फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड वर्क टुगेदर टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। किसानों का एक जो समूह है, दे वर्क टुगेदर, एक साथ वो काम करते हैं, एंड गेट मोर प्रॉफिट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स प्राप्त करते हैं, नॉन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग। मीन्स ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेट आपके जो सोसाइटी का निर्माण करते हैं, एंड वर्क टुगेदर, है ना, वो अपनी चॉइस से बना लेते हैं, समझे कि नहीं, दे फॉर्म ए कोऑपरेटिव, है ना, वो एक से समिति जो बनाते हैं, एंड वर्क टुगेदर टू अर्न मोर प्रॉफिट, नोन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प फार्मर्स टू प्रोवाइड इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग। जो ये समिति है, इसमें सभी एक साथ काम करते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो सबको बराबर बराबर मिलता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प्स फार्मर, ये केवल इस सोसाइटी के अंदर अगर 4 लोग हैं तो वो दे हेल्प द फार्मर्स, जो दूसरे फार्मर्स हैं उनकी भी मदद करते हैं। द सोसाइटी हेल्प्स फार्मर्स टू प्रोवाइड इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग, दे टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग, और उसको जो है बताते हैं कि भाई इस तरह से अगर आप भी करोगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। कोऑपरेटिव मूवमेंट है बीन सक्सेस इन डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली। कई जगह ऐसी हैं आपके जो है दिस टाइप ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज बीन सक्सेसफुल। डेनमार्क है, डेनमार्क में आपके जो है जहाँ इसको इस तरह की सोसाइटी को दिस टाइप ऑफ सोसाइटी खोज, है ना, इसको खोज के नाम से भी जाना जाता है। तो डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, स्वीडन है, इटली है ना, ये जितने भी सारे कंट्रीज हैं, हियर आपके जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के सक्सेसफुल। एवरी फार्मर इज ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव, प्रत्येक किसान आपका जो है इसका सदस्य होता है।
है ना, इसको हम आपके जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसी तरह से कलेक्टिव फार्मिंग आपके जो है सामूहिक कृषि, है ना, कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, सामूहिक। ये कलेक्टिव फार्मिंग आपके जो है क्या है, सामूहिक। जब कोऑपरेटिव आपने देखा है सहकारी समूह कृषि की आपने, दूसरा सामूहिक कृषि की है, उसमें भी आपके जो है मेंबर्स काम कर रहे हैं फार्मर्स, और इसमें भी फिर दोनों में क्या अंतर है, ये क्या है ना, कलेक्टिव फार्मिंग क्या है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। हियर आपके जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, है ना, हु इज द ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि उत्पादन के साधन आपके जो यू हैव रीड देयर आर 5 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। 5 साधन पढ़े हैं, अगर आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में याद होगा, है ना। सबसे पहला आपके जो है भूमि लैंड, दूसरा श्रम लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और फिर 5वां आपके जो वो साथ। तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, है ना, एंड साथ, दीज आर द आपके जो है 5 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। 5 आपके जो है साधन हैं जिसको आप उत्पादन के साधन कहते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सामूहिक स्वामित्व, सबका स्वामित्व होता है इस प्रकार की कृषि में। जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पे संपूर्ण समाज का, है ना, पूरी सोसाइटी का आपके जो है वो सामूहिक, है ना, कहना चाहिए ओनरशिप होती है, और सामूहिक श्रम पर वो आधारित होते हैं, समझे कि नहीं। मीन्स प्रोडक्शंस एंड कलेक्टिव लेबर्स, और जब काम करने की बारी आती है तो काम भी आपको वो सामूहिक रूप से किया जाता है। कलेक्टिव फार्मिंग और मॉडल ऑफ कॉलखोज वाज इंट्रोड्यूस इन द सोवियत यूनियन टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में इम्प्रूवमेंट हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, पर हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा हो, है ना, इसीलिए आपके जो है जो सोवियत यूनियन था उसने आपके जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वाज इंट्रोड्यूस इन द सोवियत यूनियन, है ना, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। द फार्मर यूज ऑल देयर रिसोर्स, है ना, जो फार्मर के पास जितने भी रिसोर्स होते हैं, ऑल रिसोर्स आर यूज बाय द फार्मर लाइक लैंड, लिव स्टॉक एंड लेबर। उसके पास लैंड है, लैंड से आपके जो दे यूज द रिसोर्स ऑफ लैंड, है ना, भूमि संसाधन का उपयोग करता है। लिव स्टॉक्स, अगर उसके पास पशुपालन है ना। द फार्मर यूज आल्सो दे आर आपके जो है एनिमल्स एंड लेबर्स, और वो सीधी सी बात है उसमें श्रम भी करता है, ठीक है ना। तो द फार्मर यूज ऑल देयर रिसोर्स। Need more production by the farming than profit equally divided between them. If more productions by the farmers, प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, then profit equally divided between them. The profits divided in all farmers. सभी फार्मरों के बीच में उसको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है ना। लास्ट पॉइंट इज आपके जो है माइनिंग, खनन जिसको आपके जो है बोलते हो। ये माइनिंग क्या है, किसे कहते हैं, लास्ट आपके जो है ये टॉपिक्स है, इसको हम आपके जो है देखते हैं। खनन, खोदना, जिसकी आप ये कहते हैं कि माइनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी आपके जो है, ये खोदने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों है ना। माइनिंग क्या है, हम खोद रहे हैं, है ना, तो इसकी खोदने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स इज रिफ्लेक्टेड इन मैनी आपके जो स्टेज लाइक कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज, अलग अलग एज आई हैं। तो जब हमें किसका पता चला, मिनरल्स का पता चला कि देयर आर मैनी मिनरल्स आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो हमें फिर ये हुआ कि भाई हम उनको कैसे प्राप्त करें, कैसे हमें निकाला जाए, बिकॉज मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सम आपके जो है इंडस्ट्री आर डिपेंड ऑन मिनरल्स, जैसे आपके जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री,
लोहा इस्पात उद्योग है, वो किस पे डिपेंड्स है, मिनरल्स पे डिपेंड्स है। तो डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स इज रिफ्लेक्टेड इन मैनी स्टेज लाइक कॉपर एज, है ना। कॉपर एज आपके जो आई, तांबा युग जिसको आप बोलते हो, ब्रॉन्ज एज आई है ना। इसी तरह से आपके जो है आयरन एज आई है। देयर आर डिफरेंस एज आपके जो है व्हेन यू नीड द माइनिंग, जब हमें खोदने की आवश्यकता या जो वो महसूस हुई। द यूज ऑफ मिनरल्स इन इंसिडेंट टाइम वाज लार्जली लिमिटेड टू द मेकिंग ऑफ टूल्स, यूटेंसिल्स एंड वेपन्स। प्राचीन समय में आपके जो है द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल वाज वेरी लिमिटेड, देयरफॉर यूज ऑफ मिनरल्स इन इंसिडेंट टाइम वाज आल्सो लिमिटेड। लोगों की आवश्यकताएं कम थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना। तो इसलिए प्राचीन समय में जो मिनरल्स थे, उन मिनरल्स की आपकी जो है वो क्या थी, यूज ऑफ मिनरल्स वाज लिमिटेड, है ना। मीन्स किस किस के यूज किए जाते थे, दे यूज फॉर मेकिंग द टूल्स, यूटेंसिल्स एंड वेपन्स, है ना। जो औजार बनाते थे उनमें बना लिए, कुछ के आपके जो बर्तन बना लिए गए हैं, कुछ के हथियार, टूल्स, औजार जिसको आप कहते हो खेती करने के लिए, इनमें ही केवल उनका उपयोग किया जाता था, यानी कि सीमित था। कहने का उपयोग यह है कि प्राचीन समय में मिनरल्सों का उपयोग केवल बर्तनों के लिए, औजारों के लिए, हथियारों के लिए ही किया जाता था, है ना, और कोई उनका यूज नहीं था। The actually development of mining began with the industrial revolution, और जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन से हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, बहुत सारे उद्योग स्थापित होने लगे, है ना। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनरल्स इंक्रीज, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बढ़ना प्रारंभ हो गई, है ना, वो ज़्यादा बढ़ने लगी कि भाई अब इंडस्ट्री, जैसे भी आपने बताया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर डिपेंड्स ऑन आयरन, तो उसकी डिमांड आपकी बढ़ेगी। तो एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगेन विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद आपके जो इसमें हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग द माइनिंग एक्टिविटी, ये आपके जो है माइनिंग क्लियर हो गया है ना। तो मिनरल्स, अभी हम ये बात करें हैं मिनरल्स, खनिज। ये खनिज की हमने देखा था कि इसके खोज के बाद ही सर्च ऑफ द मिनरल्स इन माइनिंग का काम शुरू हुआ था। तो यू हैव रीड इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट द मिनरल्स इज द नेचुरल occurring substance which have physically and chemically properties। एक ऐसा नेचुरल पदार्थ है जिसकी आपके जो है क्या है, एक नेचुरली occurring substance which have the chemically property, है ना, जो आपके जो है फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी रखता है। तो यहाँ से फैक्टर्स विच अफेक्ट द माइनिंग, है ना, हम खोद रहे हैं, किस प्रकार की हमें कठिनाइयाँ आएंगी, है ना, विच फैक्टर अफेक्ट द माइनिंग। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर। दो तरह के, पहला तो है फिजिकली, भौतिक। फिजिकली फैक्टरीज क्या है, फिजिकली में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ का लैंड्स कैसा है ना। इसके बाद आपके जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, लैंड्स उसके अंतर्गत आ जाता है। क्लाइमेट, जलवायु उसके अंतर्गत आ जाती है। तो जब हम कोई कहते हैं साइज आता है, ग्रेड आता है, मोड ऑफ द ऑकरेंस ऑफ डिपॉजिट्स, है ना, वो उसका आकार कैसा है, कितना प्रकार का है, ये सारी चीज़ें आपके जो वो आ जाती हैं। तो फिजिकली फैक्टर्स आपके जो है उसको प्रभावित करता है ना। पहला कारक इसमें जो है वो फिजिकली फैक्टर्स दिया गया है कि फिजिकल फैक्टर्स के आधार पर भी उसको जो है कि कौन कौन से कारक उस माइनिंग को प्रभावित करते हैं। तो फिजिकली फैक्टर्स उसको प्रभावित करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मेथड ऑफ माइनिंग की, कितनी विधि से हम आपको जो है
कितनी तरह से हम उसको निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, है ना, उनको कैसे हम आपके जो निकालेंगे। तो माइनिंग आपके जो है इसमें देयर आर 2 मेथड्स आपके जो है इसमें। सबसे पहला आएगा माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वायरिंग। देयर आर 3 मेथड्स एक्चुअली, है ना। पहला आपके जो है माइनिंग है, आपके जो है खोदना। दूसरा इसमें आपके जो आता है ड्रिलिंग कर रहे हैं। और थर्ड आपका जो आता है क्वायरिंग। ये क्वायरिंग आपके जो है इसको बोल सकते हो। तो 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट आपके जो है माइनिंग इज 2 टाइप, 2 प्रकार का आपके जो होता है। ओपन कास्ट माइनिंग, पहला है ओपन कास्ट माइनिंग, है ना। ओपन क्यों है, किसे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, सॉफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वायरिंग, है ना। तो माइनिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स ब्रूड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। ये जो माइनिंग की बात कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स, है ना। हमें मिनरल्स को लेना है, बाहर लेना है, कहाँ से, फ्रॉम द रॉक्स ब्रूड, जो रॉक्स के अंदर दबे हुए हैं, अंडर द अर्थ सरफेस, है ना, इज कॉल्ड माइनिंग। जो पृथ्वी के अंदर खनिज दबे हुए हैं उनको बाहर निकालना ही आपका वो क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। तो माइनिंग इज आपके 2 टाइप्स। फर्स्ट आपकी ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट खुली, ओपन है, खुला है, ओपन कास्ट माइनिंग। मिनरल्स दैट लाई द शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, पूरे अर्थ को खोलते हैं, समझे कि नहीं। शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय द रिमूविंग द सरफेस लेयर, जो सरफेस की लेयर होती है उसको पूरा की पूरी को हम हटा देते हैं। दिस इज नोन एज ओपन कास्ट, खुला है, अच्छा नहीं है ये, क्योंकि कोई भी बच्चा या कुछ भी इसमें गिर सकता है, आप भी गिर सकते हैं, है ना, एक्सीडेंट होते हैं। तो दिस इज नॉट गुड मेथड ऑफ माइनिंग, माइनिंग का अच्छी विधि ये नहीं मानी जाती है। सेकेंड सॉफ्ट माइनिंग, है ना। दूसरी आपके जो है इसी का प्रकार कौन सा आ जाता है, सॉफ्ट। सॉफ्ट माइनिंग क्या है, डिप्थ बोर कॉल्ड सॉफ्ट। हम जब डिप्थ गहराई में आपके जो एक बोर करते हैं वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कहलाता है। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट्स। और जो हम ये बोर कर रहे हैं ये हमें कहाँ तक ले जाएगा, रीच टू द डिपॉजिट्स, है ना। जो खान होती है, मिनरल्स डिपॉजिट्स जो होती है ना, जहाँ से वो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ तक पहुँचाता है। दैट लाई एट द ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड द सॉफ्ट माइनिंग। यानी कि जब हम उस बोर के द्वारा उन मिनरल्सों को निकालते हैं तो इसको हम सॉफ्ट कहते हैं, ठीक है। आसपास का एरिया ठीक ठाक रहता है, कोई तरह का किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो आपकी होती है, नेचुरल गैस ऑक्यूर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस थ्रो सॉफ्ट माइनिंग, है ना। सॉफ्ट थ्रो बोर, वो बोर के द्वारा ही हमसे मिलती है, हमें प्राप्त होती है। एक बोर हमें पता चलता है यहाँ पेट्रोलियम है, हम वहाँ से बोर करते हैं और उस पेट्रोल को निकाल लेते हैं। दूसरा इसमें दिया गया छेद करना। ड्रिलिंग एंड क्वायरिंग आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ड्रिलिंग, डीप वेल आर बोर, है ना, डीप वेल्स आर बोर टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। इसी तरह से क्वायरिंग है, खोदना। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, द प्रोसेस नोन एज क्वायरिंग। इसको हम आपके किसके नाम से जानते हैं, क्वायरिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपके जो ये जितनी भी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज थी ये सारा समाप्त होता है, जिसमें मेथड्स ऑफ माइनिंग हो गया, आप कोऑपरेटिव फार्मिंग हो गया, है ना। फैक्टर्स जो उसको इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर, इसमें एक आपको फैक्टर बताया गया था फिजिकली और दूसरा फैक्टर था इकोनॉमिकली फैक्टर्स आपके जो है आर्थिक कारक, है ना, ये नहीं बताया गया था।
तो फिजिकली फैक्टर्स में आपका हो गया था, जैसे आपकी लैंड्स भूमि है, वेजिटेशंस है, क्लाइमेट्स है वहाँ की, हमें इनके खोदने के दौरान कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ उसको फैक्ट करती हैं। दूसरा इसमें फैक्टर्स था इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज द डिमांड फॉर द मिनरल्स, टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड यूज, कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, है ना। इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो अफेक्टेड द माइनिंग, है ना, कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज नॉट देयर, अच्छी सुविधा नहीं है। लेबर आल्सो इज नॉट अवेलेबल, है ना, जो लेबर्स है वो भी वहाँ अवेलेबल नहीं है, बुला के लाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी अवेलेबल्स, है ना, और जो है टेक्नोलॉजी भी नई है, पुरानी टेक्नोलॉजी रही है, इतने का मिनरल्स नहीं निकल रहे हैं जितने का हमें आपके जो वो खर्चा देना पड़ रहा है। तो दीज आर द आपके जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स, है ना। इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल, यूज, कैपिटल, डेवलप, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेट्रा, ये सारी होगी। कलेक्टिव फार्मिंग आपका जो है, और मार्केट गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर, और बाकी क्वेश्चन हम आपके जो है वो मीटिंग लूँगा तो उसमें आप जो वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।